गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा, जो कि आरोह भाग 2 में सम्मिलित है। तो सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय देख लेते हैं, जिनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 में को देहरादून में हुआ, उत्तर प्रदेश, जो कि अब के उत्तराखंड में है। इनकी प्रकाशित रचनाएं कौन सी हैं? देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। और चूका भी हूँ नहीं मैं। आगे देखिए, बात बोलेगी बहुत बार पूछा गया है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित इनको किया गया है। आगे देखिए कि निधन है इनका जो है वो 1993 अहमदाबाद में हुआ, यानी कि 9। आगे ये जो पंक्तियां हैं वो बहुत याद रखनी है, आपको ध्यान से याद रखनी है। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यानी तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह ने। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। दोआब यानी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे और दोनों को मिक्स करके लिखते थे, इसलिए संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला, संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की, तथा इंद्रिय और इंद्रिय तर की। यानी कि मूर्तता जो दिखाई देता है, अमूर्तता जो दिखाई नहीं देता है, इंद्रिय जो चीजें सामने हैं, और इंद्रिय जो आपके सेंसर्स यानी कि इंद्रियों से दूर है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। बिंबधर्मी होता है जो आपके सामने विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दे, ठीक है, जो चीज़ जो बोले वही आप महसूस करें। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत काशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। यानी उनका जो चित्रकार मन है वो कलाओं के बीच को, ऐसी नहीं कि कविता और चित्रकला की जो दूरी है उसको दूर दूर करता है, बल्कि भाषातीत यानी एक दूसरे को पूरा करती है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। यानी कि उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी, किसी भाषा या चित्र का प्रयोग करते हुए भी किसी में बंधना उन्हें पसंद नहीं है। तभी वो लिखते हैं, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। माध्यम यहाँ पर भाषा कह सकते हो आप, कि वो भाषा से कहते हैं कि क्षमा करना, मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, यानी अपने भाव है वो मैं ज़्यादा आगे रखना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। आगे देखिए, सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है, अनगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी करती है। आगे जो है अब ये कविता से संबंधित है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगधर्मी 1943 से प्रारंभ। प्रयोगधर्मी शमशेर बहादुर जो है, इनका नाम प्रयोगधर्मी कवियों में आता है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। उपमान होते हैं जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होते हैं। तो नए उपमान कविता के उपकरण बने। तो ये जो उषा कविता है, इसमें जो सुबह का सवेरा है, उसके जो सूर्य उदय हो रहा है, उसकी तुलना अलग अलग चीज़ों से की गई है, इसलिए इसमें उपमानों का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ।
प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उससे पहले के पल पल, एक एक पल में परिवर्तित यानी चेंज होता हुआ प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों से बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, यानी कि वो चुपचाप उसको देख नहीं रहा है, बल्कि उसके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है। वह भोर को, आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का सृष्टा भी है। सृष्टा होता रचना करता, यानी उन्होंने भोर को, सुबह को कि जो आसमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे धरती के जीवन से जोड़ दिया। धरती वाले उपमान दिए हैं इसलिए धरती के जीवन से जोड़ दिया। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यानी कि गांव की सुबह कैसी है वो उन्होंने बताया है। वहाँ सील, राख से लिपा हुआ चौका, वहाँ पर सील जो पत्थर होता है, राख से लिपा हुआ चौका, और है स्लेट की काली माँ, स्लेट जिस पर लिखा जाता है, स्लेट की काली माँ पर चाक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास यानी इच्छा और उजास है, और है हर काली माँ को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। यानी कि हम कहते हैं ना कि जब भी अंधेरे के बाद सवेरा होता है तो नया दिन निकलता है, नई आशाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से कवि कहते हैं कि काली माँ को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। अब आगे हम उषा कविता देखते हैं। शुरुआत करते हैं कविता की। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी गई है, इसमें दिखा रखा है जैसे कि प्रात का नभ, सुबह का जो आकाश था, नभ मतलब आकाश, बहुत नीला, बिल्कुल साफ था, नीले रंग का, शंख जैसे, यानी कि नीले रंग का जो शंख होता है ठीक वैसा ही साफ, बिल्कुल शंख जैसे साफ और बिल्कुल ही नीले रंग का था। भोर का नभ जो सुबह का आकाश था, कैसा लग, अब वो कवि बता रहे कि आकाश कैसा लग रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी कि जो आकाश जो बिल्कुल साफ था, नीले रंग का था, शंख जैसा नीला था, अभी वो ऐसा लग रहा था थोड़े ही टाइम बाद वो हल्के मटमैले रंग का, यानी कि जो राख होती है ठीक वैसे ही कुछ बादल उसमें आ गए साफ नीले रंग के आकाश में, तो वो अभी कुछ मटमैले रंग का लग रहा है। और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे गांव में जो चौका होता है, यानी कि जो रसोई होती है, जो चूल्हे की जगह होती है, तो वहां पर जैसे राख से लीप दिया जाता है, ठीक वैसा ही अब आकाश है वो भी मटमैले रंग का हो गया है। ऐसे लगा है जैसे कि उसको राख से लीप दिया गया है, अभी गीला पड़ा है। ये स्पष्ट कर रहा है, ब्रैकेट में लिखे हुए जो शब्द हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी गीला पड़ा है, अर्थात जो वातावरण में है वो अभी नमी है। जो सुबह का वातावरण होता है वो क्या होता है भी, उसमें नमी होती है, जिस प्रकार से ओस वगैरह बादलों ओस वगैरह आती है, तो ये भी यही बता रहा है कि जो आकाश है वो मटमैले रंग का है, राख से लीपा हुआ चौका लग रहा है जो अभी गीला पड़ा है, क्योंकि वातावरण में नमी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो आसमान है वो अब हल्के मटमैले रंग से काले रंग में बदल गया है, और उसमें लाल रंग का सूरज निकल आया है। जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूरज का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ऐसा लग रहा है अब कवि की कल्पना में कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे काले पत्थर पर किसी ने लाल केसर डाल दिया हो, क्योंकि जो आकाश है उसमें जो लाल सूरज है उसका जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि सूरज पूरी तरह से नहीं निकला होता, बादलों में ढका हुआ होता है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे काली सील को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्लेट है वो भी स्लेटी रंग की, यानी मटमैले ब्लैक कलर की होती है, तो ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक, जो लिखने की पहले होती थी तख्ती वगैरह, तो उस पर चौक मला जाता था,
तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर किसने लाल खड़िया चौक सूरज को कहा गया है, स्लेट आसमान को कहा गया है, मल दी हो किसी ने। जब लाल रंग का सूरज निकला हुआ है केसरिया रंग का, तो ऐसे लग रहा है कि जो स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक लगा दी हो। ठीक है, नील जल हो या किसी को गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नील जल में अब देखिए सूर्य उदय होने से पहले ये सारा जो है बताया गया है। काली सील जरा से, यहाँ पर जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई, जैसे है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसे लग रहा है कि जैसे, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब आकाश है वो वापिस से बिल्कुल साफ नीले रंग का हो गया है, क्योंकि हमने पूरी कविता में बताया कि प्रकृति के बदलते रूप का वर्णन किया है। तो जब सुबह सूरज निकलने वाला होता है, निकलने की शुरुआत होती है, तब से लेकर और सूरज पूरी तरह से निकल जाता है तब तक का किस तरह से प्रकृति रूप बदलती है, वही उषा कविता में बताया गया है कुछ उपमानों का इस्तेमाल करके। अब वो कह रहे हैं कि आकाश है वो बिल्कुल नीले रंग का साफ हो गया है, और उसमें सूरज जो निकला है वो कैसा लग रहा है, जैसे गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यानी कि सूरज पूरी तरह से चमक रहा है नीले आकाश में, तो ऐसा लग रहा है मानो गोर वर्ण की स्त्री नीले पानी में, समुद्र में स्नान कर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूरज पूरी तरह से निकल जाता है, उसी के साथ ही सुबह का जो जादू है, जो पल पल रूप बदलती जो प्रकृति है, उसका क्या हो जाता है, वो रूप बदलना बंद हो जाती है, और इस तरह से जो जादू है सूर्योदय का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उषा निकल चुकी है, यानी सुबह हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। तो आपको एक प्रश्न ये बनता है कि किन किन उपमानों का इस्तेमाल किया गया है, तो नीले शंख का इस्तेमाल किया गया है। नीले शंख जैसा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। राख से लिपे हुए चौके का इस्तेमाल किया गया है, आकाश को राख से लिपे हुए चौके जैसा दिखाया गया है। काली सील पर लाल केसर का इस्तेमाल किया गया है, और स्लेट पर लाल खड़िया चौक, ये उपमानों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आकाश की तुलना काली स्लेट से, सूरज की तुलना खड़िया चौक से, और आकाश की तुलना काली सील से, सूरज की तुलना लाल केसर से, और नील जल, आकाश की तुलना नीले जल से, और गोर झिलमिल दे यानी कि स्त्री की तुलना सूरज से की गई है। इस प्रकार से ये कविता हमारी समाप्त होती है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा। अगर आप कोई भी विषय या टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।